आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट के ऊपर। द इंडियन प्रेसिडेंट हैं, इनकी जो प्रोविज़न है, कैसे इनके इलेक्शन होंगे, कैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो पावर हैं वो प्रेसिडेंट के पास होंगी, ये सब पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट 5 का जो टाइटल है वो है यूनियन, द यूनियन। उसके बाद चैप्टर 1 और उस चैप्टर का नाम है द एग्जीक्यूटिव। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, इस चैप्टर के बारे में आज हम इसकी शुरुआत करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेसिडेंट और उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जो प्रेसिडेंट के ऊपर इसके इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, इसके टर्म्स एंड ऑफिस के क्या हैं, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट के ऑफिस क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होती है, ये आने वाली वीडियो में हम ये कंप्लीट लेक्चर इस पे हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट सीरीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसमें कौन कौन से जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले द यूनियन एग्जीक्यूटिव में द प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है और द अटॉर्नी जनरल वो आता है। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये जो 4 लोग हैं, ये इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी कैटेगरी हम 1 बाय 1 करेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे और अटॉर्नी जनरल के ऊपर हम उसकी टर्म्स एंड ऑफिस की क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो आर्टिकल 52, कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रोविजन करता है, वो है आर्टिकल 52। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल की वर्डिंग कहती है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आर्टिकल है 52, ये एक ही लाइन में कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो आर्टिकल 53 है। आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हेडिंग है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो ये यूनियन है, यूनियन में बस प्रेसिडेंट है, तो ये यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। आर्टिकल 53 की क्लॉज 1 कहती है, ये 53 की क्लॉज 1 की हम एक बार जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की वो हम देख लेते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के नीचे या उसके प्रेसिडेंट के जो पास एग्जीक्यूटिव पावर है, यूनियन की पावर है, वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है किसके थ्रू, जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, चाहे वो डायरेक्टली यूज करें उनको, इनडायरेक्टली इनको एक्सरसाइज करें, किसके अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो प्रेसिडेंट की पावर है, तो आर्टिकल 53 क्लॉज 1 है, ये डिक्लेयर करती है कि एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा, द एग्जीक्यूटिव या यूनियन का जो हेड होगा, द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट होगा यूनियन का एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, और जो वो अपनी
शक्तियों का प्रयोग करेगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू करेगा इस अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए प्रेसिडेंट अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो अपनी पावर उसको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका जो उपयोग करेगा। तो 53 क्लॉज 1 कहती है कि प्रेसिडेंट है वो हेड होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा। तो ये जो आर्टिकल 52 है, 53 ये बात करता है, 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट। 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की क्या है, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगी यूनियन की वो कौन यूज करेगा, वो किसके पास रहेंगी, प्रेसिडेंट के पास, जो कि एक्सरसाइज करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, तो एग्जीक्यूटिव पावर या एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है। बेसिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन किए गए नहीं हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर या एग्जीक्यूटिव टर्म्स हैं वो डिफाइन नहीं है कि कहीं भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में जिसका नाम है रमैया जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट पेज 549। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सप्रेशन है एग्जीक्यूटिव फंक्शन का उसको डिफाइन किया है, उसको एक अलग वे में। इस केस में जो टोटल जो पिटिशनर थे वो पंजाब में पब्लिशर थे, बुक्स पब्लिशर थे, जो कि मिडिल क्लास की जो बुक्स थे वो उसको पब्लिश करते थे और उनको उन बुक्स की राइटिंग करते थे, उनको पब्लिश करते थे। तो स्टेट ऑफ पंजाब ने जो अलग अलग नोटिफिकेशन इसमें किए, उन्होंने उसमें पब्लिकेशन की बुक्स की डायरेक्ट पब्लिकेशन की रोक लगा दी और उसको तहत नेशनलाइज, टेक्स्ट बुक को नेशनलाइज करने की पॉलिसी के तहत उनमें उनको अपने जो पब्लिकेशन ऑफ बुक की रोक लगा दी थी। तो उस जो रोक है, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, उनको चैलेंज किया गया पिटिशनर के द्वारा ऑन द ग्राउंड की जो उनके जो राइट ऑफ बिजनेस हैं या उनकी बिजनेस एक्टिविटी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है और उनके राइट की वायलेट करती है। तो उसी को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, ये it may not be possible to frame exhaustive definition what the executive function means। executive function क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है वो नहीं फ्रेम की जा सकती। बट ऑर्डिनरी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो रेजिड्यू ऑफ गवर्नमेंट है फंक्शन, जो रेजिड्यू फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है, अगर इसमें से लेजिस्लेटिव फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन को अलग कर दिया जाए, जो बाकी रहेगा उसको हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन के तौर पे जानेंगे। तो कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि इस केस में पिटिशनर का कहीं भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी मेकिंग के तहत ऐसा कोई ऑर्डर करती है, कोई पॉलिसी मेकिंग है, नेशनलाइजेशन है ऑफ टेक्स्ट बुक की, तो उसके तहत गवर्नमेंट का ये पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है, तो इसमें वायलेट नहीं होता। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नमेंट के वो सारे फंक्शन आएंगे जिसमें पॉलिसी मेकिंग फंक्शन है, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को लेके गवर्नमेंट कुछ फंक्शन करती है, तो वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन की डेफिनेशन में आएंगे। जैसे मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, या प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम है उसको प्रमोट करना है, तो ये उसके एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर में आएगा। तो कैरी अलग अलग तरह की एक्टिविटी गवर्नमेंट अगर करती है, सोशल करती है, बिजनेस को लेकर कोई एक्टिविटी करती है, तो वो सारी एक्टिविटी है वो उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आएगा वो है कि एग्जीक्यूटिव में बी विदाउट लेजिस्लेशन के बिना भी एग्जीक्यूटिव क्या हो सकती है। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो एक्सरसाइज करेंगे प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों की, अपनी पावर की एक्सरसाइज करेंगे, वो एज पर अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एज पर लॉ होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लॉ नहीं है तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। तो एग्जीक्यूटिव में एक्ट विदाउट ए लॉ,
तो एग्जीक्यूटिव विदाउट ए बेसिक लॉ भी उसके ऊपर अगर पॉलिसी मेकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कुछ है तो उसके लिए वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है। तो रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने एसएस स्टील वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 1980 पेज नंबर के जो साइटेशन है उसके अनुसार जो प्राइस था, पेट्रोलियम का जो प्राइस था उसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर सकती है और उसको पॉलिसी डिसीजन की कैटेगरी में आता है। तो डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट की उसमें अगर प्राइस ऑफ लिक्विडिफाइड, जो लिक्विडिफाइड इस एसर के साथ, एसर स्टील के साथ गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके तहत उनको एक फिक्स प्राइस में, कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स प्राइस के ऊपर फिक्स क्वांटिटी में फिक्स पीरियड के लिए उनको लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम लिक्विफाइड गैस थी, नेचुरल गैस थी, उसकी सप्लाई करनी थी। बट बाद में गवर्नमेंट ने रियलाइज किया इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कि इसके जो प्राइस हैं वो फिक्स प्राइस की बजाय इसके प्राइस रिवाइज होने चाहिए। तो उसको प्राइस को लेके, प्राइस रिवीजन को लेके इस स्टील ने ये जो चैलेंज किया गवर्नमेंट का कि एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये फिक्स था, तो इसमें गवर्नमेंट विदाउट किसी भी बेस के इसको चेंज नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है इस केस में वो एक आल्दो इसमें लिक्विफाइड जो गैस है उसको उसके लिए कोई बेसिक लेजिस्लेशन नहीं है। अगर बेसिक लेजिस्लेशन नहीं भी है और गवर्नमेंट को इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है तो दैट डिसीजन इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले सकती है। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट को या एग्जीक्यूटिव पावर है वो एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगी। बट अगर जो लॉ है वो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपना डिसीजन नहीं लेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है वो कर सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 73 की, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट है, कहां तक एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूज की जा सकती है। आर्टिकल 53 है वो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की अगर बात करता है तो वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो पावर है यूनियन की वो कहां तक एक्सटेंड होगी, वो उन मैटर को जो कि जिसके संबंध में, जिसके रिस्पेक्ट में लेजिस्लेशन की पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, जिस मैटर के संबंध में उसके रिलेटिंग ही एग्जीक्यूटिव पावर है, उन मैटर के रिलेटिंग ही एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूज की जा सकती हैं यूनियन के द्वारा। और दूसरी कंडीशन है कि एक्सरसाइज ऑफ ऐसी पावर या अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन की, जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइजेबल है, जो किसी ट्रीटी या किसी एग्रीमेंट के तहत यूनियन के पास है, तो ऐसी पावर के लेके एक्सरसाइज की जा सकती है यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर की, उन मैटर को लेके भी वहां तक एक्सटेंड तक किया जा सकता है जहां कोई एग्रीमेंट, ट्रीटी इसमें यूनियन के साथ है। और इस केस में प्रोवाइजो है आर्टिकल 73 की प्रोवाइजो क्या कहती है कि जहां पे जो लॉ बनाने की पावर है वो स्टेट के पास है, वहां पे इसकी एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, और अनलेस एंड अनटिल वो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ मेड बाय पार्लियामेंट के द्वारा अगर वो किया गया है तो ही उसमें उस मैटर में जहां पे स्टेट की पावर है तो वहां एग्जीक्यूटिव पावर की यूज किया जा सकता है, उसके बिना ये पावर यूज नहीं की जा सकती। तो उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव पावर थी इसकी बात हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 53 में क्लॉज 2 क्या कहती है। डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 क्लॉज 2 कहती है कि जो डिफेंस सर्विसेज का, डिफेंस का जो कमांडर होगा, सुप्रीम कमांडर होगा, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा।
तो ये हमारे थे प्रेसिडेंट एंड इट्स जो एग्जीक्यूटिव पावर थी उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो होप अभी आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।